हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट जो कि है हमारी यूनिट 17, दैट इज योर इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली यूनिट 17 पे क्यों आ गई। उसकी वजह ये है कि यूनिट 17, 18 और यूनिट 19 से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर मैं कहूँ तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है इन 3 यूनिट से। ठीक है, तो पहले हम इन यूनिट्स को कवर कर देंगे, उसके बाद जो फर्दर यूनिट्स लेफ्ट हैं, जो फर्दर यूनिट्स बच गई हैं, उन्हें कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी जो यूनिट 13 है, दैट इज योर पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, इसको आप खुद कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट इजी है, पढ़ने में आसान है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आई होप, क्योंकि ऑलरेडी हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। अगर इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई चीजें नहीं समझ आ रही हैं, तो आप मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज आप इस यूनिट को खुद से कवर कर लीजिएगा। ठीक, मेरी कोशिश यही है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट्स आपकी कवर करवा पाऊँ। एटलीस्ट वो यूनिट्स तो कवर हो ही जाए जिनमें आपको डिफिकल्टी लग रही है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि IPO 4 पढ़ा दीजिए, IPO 6 पढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब है कि आपको इन सब यूनिट्स में काफ़ी डिफिकल्टी लग रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट ये डिफिकल्ट यूनिट्स को तो मैं कवर करवा ही दूँ। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुद के पेपर्स भी शेड्यूल्ड अप हो गए। जैसे आप लोगों के लिए भी पेपर्स अब आपके शेड्यूल्ड अप है, तो जब सब चीज़ें खुलना शुरू हो गई, अनलॉक होना शुरू हो गई, तो मेरे पेपर्स भी अब शेड्यूल्ड अप हैं आगे। तो मुझे उधर भी थोड़ा सा अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है। फिर इधर थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी हो गए, हालांकि वो सब इतना दिक्कत नहीं है, वो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर 1-2 दिन लेसन्स नहीं प्रोवाइड करवा पाती हूँ तो मैक्सिमम मेरी कोशिश फिर यही रहती है कि जो लेक्चर्स फिर मैं प्रोवाइड करूँ आपको, वो मैक्सिमम ड्यूरेशन के रहें, ताकि आपका मैक्सिमम टॉपिक भी कवर हो पाए। ठीक है, और आज 5 सितंबर है, तो हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और मैं आप लोग को टीचर्स डे इसलिए विश कर रही हूँ क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो घर में ट्यूशन देते होंगे या कोचिंग में पढ़ाते होंगे। तो नॉलेज अपनी अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, और अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक रही बात आपकी PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। देखिए, मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट कभी लॉन्च किया जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं लॉन्च किया जाता है ना। पहले मार्केट को पूरा एनालाइज किया जाता है, कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको समझा जाता है, कस्टमर्स की नीड को समझा जाता है, उनकी कंजम्पशन पैटर्न को समझा जाता है, कंज्यूमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, और उसके बेसिस पे फिर नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर आता है? मार्केट रिसर्च, है ना। कोई भी अगर मार्केटर है, अगर प्रोडक्ट नया मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, वो प्रॉपरली मार्केट की रिसर्च करता है, मार्केट में सब कुछ जानने की कोशिश करता है कि कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, कंज्यूमर्स कैसे हैं, कंज्यूमर्स क्या पसंद करेंगे, क्या नहीं पसंद करेंगे, क्या उनका कंजम्पशन पैटर्न रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज को जब प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में एनालाइज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप अपना खुद भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर सपोज आप कोई एक प्रोडक्ट है, लेट्स से आप ड्रेस परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, तो आप मुझे बताइए, क्या आप एक शॉप पे जाते हैं और ड्रेस को परचेज कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। हम पहले 2-3 मार्केट्स में जाते हैं, ड्रेस देखते हैं, उसका क्लॉथ देखते हैं, क्लॉथ का टेक्सचर देखते हैं कैसा है, हमको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्राइस कैसा है। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, एक तरह से सब चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज करना है। तो हमने भी क्या किया, एक तरह से रिसर्च ही तो किया मार्केट का। सिमिलरली जो हमारा मार्केटर होता है, वो भी क्या करता है, सिस्टमैटिक वे में रिसर्च करता है। ठीक,
So marketing research is defined as a systematic, objective and exhaustive search for the study of the facts relevant to any problem in the field of marketing. Marketing research may be described as a method of getting facts to be used by executive in formulating policies and plans. It can also be defined as a systematic gathering, recording and analyzing of data about problems relating to marketing of goods and service. तो marketing research क्या है? एक systematic, objective और exhaustive search है जिसके बेसिस पे हम जो मार्केट में ऑलरेडी फैक्ट्स अवेलेबल हैं उन फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप वर्ड रिसर्च को समझे तो रिसर्च का क्या मतलब होता है? री प्लस सर्च, मतलब कि आप दोबारा सर्च कर रहे हैं. दोबारा सर्च करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने उसी चीज को दोबारा सर्च कर लिया. आप दोबारा सर्च किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपको एक नई नॉलेज मिल सके, आप कोई नई चीजें उसमें से निकाल सके, कोई नए आइडिया को जनरेट कर सके. लेकिन हर एक थ्योरी का, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ बेस होता है, राइट? उसके बेसिस पे ही हम पूरी स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक वे में और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक, तो मार्केटिंग रिसर्च इज ऑल अबाउट गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और उसके बाद डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं. ठीक, रिसर्च कैन नॉट ड्रॉ डिसीजंस बट इट हेल्प्स द मार्केटर in the task of decision making. A successful executive will never depend upon guesses. अब देखो जो ये मार्केट रिसर्च है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, है ना? डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का डेटा कलेक्ट किया है, हमने उसको किस तरह से एनालाइज किया है और इंटरप्रेट किया है, राइट? क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन चीजें चेंज होती हैं, लोगों के अपने सोचने का तरीका अलग होता है. तो हो सकता है किसी डेटा को मैं अलग तरीके से एनालाइज कर रही हूँ, उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ और आप उसी डेटा को अलग तरीके से एनालाइज करके इंटरप्रेट कर रहे हैं. ठीक, तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो रिसर्च है हम इसके बेसिस पे अपना कोई डिसीजन दे सकते हैं. ठीक है, ये आपको हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में, लेकिन सोली रिसर्च के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते. क्योंकि रिसर्च क्या है? आपने एक तरह से मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर किया और उसको खुद से समझने की कोशिश करी और उसके बेसिस पे आपने आगे काम किया. लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि आपने जिस तरह उसको इंटरप्रेट किया वो इंटरप्रिटेशन का तरीका सही हो, है ना? तो यहाँ पे रिसर्च क्या होती है? सिर्फ आप डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है आपको. लेकिन आप अगर कहें कि आप इसके बेसिस पे ही पूरा डिसीजन ले लेंगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, या ये चीज कभी भी इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकती है. ठीक, तो द मार्केट रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च इंक्लूड्स द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द मार्केट. ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है? कंप्लीट एनालिसिस होती है मार्केट का. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, चेंजेस इन मार्केट and various factors, economic, social, political, affecting those changes are studied vigorously. The main purpose of market research is to know about the consumers and the markets of its products or service work. He looks for more accurate information through research. ठीक है, तो मार्केट रिसर्च क्या है? कंप्लीट एनालिसिस होता है मार्केट का. अब यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो क्या होती है? नेचर, साइज ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे. ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए. ठीक है, ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स जो हमारी मार्केट को अफेक्ट करते हैं, इन सब चीजों को हमें प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और इसी को क्या कहा जाता है? मार्केट की प्रॉपर रिसर्च करना. ठीक, तो मेन एम या मेन पर्पस क्या होता है मार्केट रिसर्च का? कि अपने कंज्यूमर्स के बारे में मैक्सिमम नॉलेज किसी मार्केटर को हो पाए और जब उसको अपने कंज्यूमर के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी तो वो उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स या सर्विस उन्हें अवेल करवा सकता है. और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिसर्च के बेसिस पे. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आप एप्पल के आईफोन्स का एग्जाम्पल लीजिए. देखिए एप्पल के आईफोन कॉस्टली रहते हैं, ये हम सबको पता है. ठीक है, और सोचिए आप ऐसी मार्केट में इतना कॉस्टली सेलफोन लेके आना भी कितना बड़ा रिस्क हो सकता है. क्योंकि जिस मार्केट में ऑलरेडी 5,000, 10,000,
20,000 30,000 तक के फोन अवेलेबल हैं वहाँ पे आईफोन जैसा फोन, तब भी उसकी मार्केट इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लोग परचेज करते हैं। और कब परचेज करते हैं? जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तभी परचेज कर लेते हैं, राइट। अब आप सोचिए, अगर कंपनी ने प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज नहीं किया होता, प्रॉपरली मार्केट की रिसर्च नहीं की होती, तो क्या कभी वो इतना महंगा फोन मार्केट में लाती? नहीं लाती। इसका मतलब है ना कि उन्होंने प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज किया है, अपने कंज्यूमर की डिमांड को समझा, उनकी नीड्स को समझा है ना। तो इसीलिए मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी फर्म के लिए, ठीक, चाहे वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस कर रही हो, ठीक। तो आई होप आपको मार्केटिंग रिसर्च के बारे में समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है और क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी हमने समझा मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, राइट। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। बहुत ही सिंपल वे में अगर बताऊं, मार्केटिंग रिसर्च वही जो अभी हमने समझा, लेकिन वही मार्केटिंग रिसर्च जब हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कहलाती है, ठीक है। सिंपल ना। देखो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। International marketing research is the systematic design, collection, recording, analysis, interpretation and reporting of information pertinent to a particular marketing decision facing a company operating internationally, ठीक। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और वो सही बात है कि बहुत ज़्यादा फर्क होता भी है, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंस है, तो दोनों की मार्केटिंग रिसर्च में भी डिफरेंस होगा, राइट। क्योंकि जब आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं और जब हम डोमेस्टिक मार्केट रिसर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डेटा इजीली अवेलेबल होता है। आप क्योंकि इस मार्केट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आपको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, तो आप यहाँ पे इजीली डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन यही सेम सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होती है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल रहता है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, है ना, क्योंकि मार्केट में डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए वो मैटर करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है कि डेटा आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में अवेलेबल हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको डेटा मिल ही जाए। अगर अवेलेबल है तो आप इजीली मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज करने में, मार्केटिंग रिसर्च करने में, राइट। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट्स से कि कोई बिजनेस फर्म है, वो मार्केट को एनालाइज करना चाहती है, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च करना चाहती है कि वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर का क्या रोल है, ठीक। अब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, अगर फॉरेन कंट्री की सिनेरियो की बात करें, तो वहाँ पे डेटा इजीली अवेलेबल रहेगा और वाइड रेंज में रहेगा, है ना। लेकिन अगर वही हम इंडियन कल्चर के बारे में वहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं कि वहाँ पे लोग इंडियन कल्चर क्या पैटर्न है, क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, तो इसका डेटा थोड़ा कम होगा। हो सकता है डेटा हो, लेकिन उस फॉर्म में ना हो जिस फॉर्म में आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, प्रॉपरली डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे, राइट। तो ये सिनेरियो रहता है हमारे इंटरनेशनल मार्केट का, ठीक। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व्स यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव्स, analysis and subjective interpretation of data and information. Depending upon the circumstances and requirements, the volume and depth of international marketing research may vary. अब जो हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च है, इसमें हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्वांटिटेटिव? देखिए, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? सिंपली किसी चीज को अगर आप नंबर्स के फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में अगर डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक के बेसिस पे काम करती है, ठीक है। हम कितनी ज्यादा मार्केट रिसर्च कर पाए, कितनी डेप्थ में मार्केट रिसर्च कर पाई, किस पे डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसे सर्कमस्टांसेस है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारी जो मार्केटिंग रिसर्च है वो वैरी करती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। ठीक, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ रिस्क। देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है कोई भी डिसीजन लेने में, राइट। तो जब हम मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्क फैक्टर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो इस मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से हम प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने रिस्क को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हमने मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज कर लिया, हमें समझ में आ गया कि हमें क्या स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, अगर हमें ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं पहले ही, तो कहीं ना कहीं ये हमें रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। अब मार्केट रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है या मेन पर्पस क्या होता है, अपने कंज्यूमर्स के बारे में समझना, मैक्सिमम नॉलेज गेन करना अपने कंज्यूमर्स के बारे में। ठीक, और अगर हम अपने कंज्यूमर्स के बारे में मैक्सिमम नॉलेज गेन कर लेते हैं, हमें मैक्सिमम नॉलेज हो जाती है कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है, तो हम इजिली उन्हें टारगेट भी कर सकते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी टारगेट मार्केट, ये किस मार्केट को आप पर्टिकुलरली टारगेट करना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्प्स टू कार्व अ नीश मार्केटिंग। अब आई होप आपको याद होगा कि नीश मार्केटिंग क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। तो जब आपने डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी, वहां पे आप इजिली नीश मार्केट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीश मार्केट का क्या मतलब हुआ कि स्मॉल मार्केट को इजिली कैप्चर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज नहीं किया गया है, ठीक है, जहां पे प्रॉपरली मार्केट को सेगमेंट नहीं किया गया, तो हम मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से वहां पे नीश मार्केटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, लेट्स से ब्रिटानिया कंपनी का अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटानिया हर टाइप के कंज्यूमर को टारगेट करता है, क्योंकि वो बिस्किट सेल करता है, केक सेल करता है, जो कि हर टाइप का कंज्यूमर कंज्यूम करता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटानिया ने नीश मार्केटिंग कैसे प्रैक्टिस करी, ये देखिए, ब्रिटानिया के अगर आप देखेंगे तो शुगर फ्री या फिर डाइजेस्टिव बिस्किट्स आते हैं, राइट। तो ये क्या हुई, हमारी नीश मार्केटिंग हुई, क्योंकि बिस्किट्स तो ऑलरेडी सेल कर रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को समझा कि आजकल लोग ज़्यादा हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, है ना, और काफ़ी लोगों को शुगर भी रहती है, तो वो हर टाइप के बिस्किट्स को कंज्यूम करना नहीं पसंद करते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इसीलिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स या शुगर फ्री बिस्किट्स को मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो हर टाइप के बिस्किट को खाना पसंद नहीं करते हैं, वो इनको कंज्यूम कर सकते हैं और उनकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, राइट। तो ये सब किसके बेसिस पे किया गया होगा, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने सोचा और निकाल दिया, है ना, क्योंकि हर चीज में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आपका मार्केट में चली जाए, लेकिन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, मार्केट रिसर्च की जाती है। और ब्रिटानिया ने भी क्या किया, मार्केट रिसर्च करी, प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज किया, डेटा को कलेक्ट किया, और उनको ये समझ में आया कि अगर हम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये काफ़ी फ्रूटफुल भी होगा, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा, और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी भी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से आप नए प्रोडक्ट को भी मार्केट में इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर की हैबिट्स को समझ के, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस को समझ कर, और उसके अकॉर्डिंगली आप नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ठीक, अब आपने खुद भी एनालाइज किया होगा कि अगर आप कोई रेप्यूटेड शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई सामान परचेज करते हैं तो वो आपसे रेट करने के लिए बोलते हैं, है ना, कि आप परचेज से कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना डिससेटिस्फाइड हैं, और आप क्या मॉडिफिकेशन या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, है ना। तो ये सब किस लिए किया जाता है, प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज करने के लिए जाता है, मार्केटिंग रिसर्च ही की जाती है, ताकि
फर्दर अगर कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशंस करे जाएं तो वो कंज्यूमर जो बता रहा है उसके बेसिस पे ही किए जाएं, क्योंकि जो कंज्यूमर ने अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, अगर आप उसके बेसिस पे ही प्रोडक्ट में चेंजेस लाएंगे सो देयर आर चांसेस कि वो प्रोडक्ट इजीली मार्केट में सेल हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्कवरिंग न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि कोई एक कंपनी है, वो शैम्पू अपना लॉन्च करती है, ठीक है, उसका शैम्पू ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है और सेल भी हो रहा है, ठीक है। अब कंपनी ने सोचा कि हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है ताकि हम इजीली कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो अब कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट को कैसे निकाला, 2 in 1 करके, है ना, आप देखते होंगे ना लिखा रहता है 2 in 1। तो अब यहाँ पे शैम्पू के साथ साथ शैम्पू में कंडीशनर भी मिला के दे दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, जो कंज्यूमर है उसको अलग से कंडीशनर खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से शैम्पू खरीदने की जरूरत नहीं है। अब कंज्यूमर सिर्फ एक शैम्पू खरीदे, उसी में उसको कंडीशनर भी मिल जाएगा, है ना। तो ये सब क्या तरीका होता है, मार्केट को कैप्चर करने का ये तरीका होता है, ठीक है। और ये सब किससे पॉसिबल हो पाया, मार्केट की रिसर्च करने से पॉसिबल हो पाया, है ना। बिना मार्केटिंग रिसर्च के आप प्रोडक्ट में ऐसे ही चेंजेस लें और अगर प्रोडक्ट ना सेल हुए तो प्रॉपर्ली मार्केट को इसीलिए एनालाइज करा, उसके बेसिस पे ही अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेसिंग द कंपटीशन। अब जब कोई भी बिजनेस फर्म अगर मार्केटिंग रिसर्च करती है तो वो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेगी या कंज्यूमर्स के बारे में रिसर्च करेगी। अगर वो रिसर्च कर रही है तो ओवरऑल मार्केट की रिसर्च करते हो। जब ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं हम तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पूरी जानकारी रखेगी, है ना। बिना कॉम्पिटिटर्स की जानकारी रखे आप मार्केट में इतना अच्छा वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर्स भी टाइम टू टाइम चेंजेस लाता रहता है और अगर आप उससे ज्यादा अच्छे चेंजेस नहीं ला पाए या उसके बराबर भी चेंजेस नहीं ला पाए तो आप मार्केट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब कोई भी बिजनेस फर्म मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पे अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करती है, उसकी पॉलिसीज को, उसकी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रैटेजीज में कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशंस लाने की कोशिश करती है ताकि वो मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सके, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्लान्ड प्रोडक्शन। देखिए मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे में जब हम मार्केट को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं उसको कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च, राइट। अब जब हमने सिस्टमैटिक वे में मार्केटिंग की रिसर्च करी है, मार्केट को प्रॉपर्ली एनालाइज किया है, तो जो हमारा प्रोडक्शन भी होगा वो भी कैसा होगा, एक प्लान्ड वे में होगा, राइट। क्योंकि अगर हमें मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है और हमने अगर मार्केट को प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे में एनालाइज किया है, मार्केटिंग रिसर्च करी है सिस्टमैटिक वे में, तो हमको इस बात की पूरी नॉलेज होगी कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है ना। कंज्यूमर के बारे में पूरी नॉलेज होगी तो हमें उससे समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। अगर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा होगी, उसी के बेसिस पे हम प्रॉपर्ली अपना प्रोडक्शन प्लान करते हैं, ठीक। आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। आपको याद होगा जब हम IBO 1 डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, राइट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, राइट, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, लीगल फैक्टर्स, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केट को, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, है ना। अब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम आज इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। अब देखिए कंट्री टू कंट्री हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेरी करता है, राइट। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है ना। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारी करेंसी की वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्री में ही वैल्यू, वाइस वर्सा अगर उनकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू वहाँ पे है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट कर देता है, राइट।
और जब हमारी करेंसी में ही वेरिएशंस हैं तो जब हमें करेंसी को कन्वर्ट कराना है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, फ्लक्चुएशंस होने का मतलब मार्केट पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पे अगर बेस्ड है तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस ऑब्वियस सी बातें रहेंगे। और जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस रहेंगे तो करेंसी की जो वैल्यू है वो अप डाउन होती रहेगी, है ना। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, the monetary system and regulations also differ from country to country. Similarly, availability and nature of marketing facilities available in different countries may vary widely. For example, television is very effective advertising medium in USA but not available in underdeveloped country. पहले हमने क्या डिस्कस किया, करेंसी यूनिट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मॉनेटरी सिस्टम और रेगुलेशन कैसा है किसी कंट्री में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जांपल ही ले यहाँ पे जो दिया है तो क्या बोल रहा है कि यूएसए में टेलीविजन के थ्रू एडवर्टीजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन वही अगर मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो टेलीविजन को परचेज कर सकते हैं। तो जब टेलीविजन ही नहीं परचेज कर पाएंगे तो क्या अगर आप टेलीविजन पे कोई एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं तो वो इतना अफेक्टिव होगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस पर्टिकुलरली इंपोर्ट कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. प्रेफरेंस फॉर ब्रांडेड आइटम्स डिफर्स अक्रॉस कंट्रीज. In developed countries, consumers show a distinct preference for the branded items and they are prepared to pay accordingly. But in developing countries, the scenario may be different. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारे ब्रांडेड आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा कहाँ पे सेल होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में सेल होते हैं. वहाँ पे लोग क्या प्रेफर करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को परचेज करना. लेकिन वहीं अगर हम सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता. यहाँ पे लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो क्या बोल रहा है कि इंडिया में जो हाउस होल्ड सेगमेंट है उसमें लोकल असेंबलर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इन कंपैरिजन टू हमारी टॉप क्लास की मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड्स. ठीक है. अब इसकी क्या वजह हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि दोनों के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस रहते हैं, क्योंकि अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हो और अगर आप कोई लोकल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके प्राइसेस में आपको वेरिएशन साफ दिखते हैं. तो जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अगर वही प्रोडक्ट उनको कम दाम में मिल रहा है. ठीक है. तो कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी एमएनसी अगर इंडिया जैसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है या सेल करना चाहती है तो उसको प्रॉपरली इंडियन मार्केट को एनालाइज करने की ज़रूरत है. उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो हाउस होल्ड सेगमेंट में कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अगर लेके आते हैं तो यहाँ पे वो इतनी अच्छी मार्केट नहीं कैप्चर कर पाएगा जितनी अच्छी एक लोकल प्रोडक्ट या लोकल असेंबलर मार्केट को कैप्चर कर सकता है. ठीक है. अब आपने खुद भी एनालाइज किया होगा कि जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स आती हैं आप खुद भी देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं आती हैं, है ना. कोई लोकल ही ब्रांड रहते होंगे. इवन हम लोग को पता भी नहीं रहता कि कौन सी ब्रांड की है ना. इतना हो सकता है पता भी हो तो इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते होंगे कि अच्छा ऐसी कोई पर्टिकुलर ब्रांड भी है. क्यों? क्योंकि वो लोकल असेंबलर्स हैं. अगर वहीं अगर हम लोग कोई अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड के प्रोडक्ट लेते हैं, बोन चाइना के ले लें, ठीक है, या फिर आप कोई ग्लास के प्रोडक्ट्स ले लें तो उसमें आपको ब्रांड्स दिखती हैं, राइट. तो यहाँ पे प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज करने की ज़रूरत है अगर कोई भी मार्केट में हमें एंटर करना है और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स. जैसे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं. सिमिलरली हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी कंट्री टू कंट्री वैरी करती हैं. ठीक है. गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हर जगह अलग होते हैं और उनको उसी तरह से इम्प्लीमेंट भी किया जाता है. और अगर कोई भी बिजनेस फर्म इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी कंट्री में अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाती है या फिर अपने एग्जिस्टेंस को क्रिएट करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे उसे उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मानना पड़ता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हर्डल आती ही है. ठीक. कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है और अगर पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा
तो वो हमारे मार्केटिंग वेरिएबल्स को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा ही, राइट। जैसे हम कंसिडर करें कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है अगर मार्केट में, तो वो एडवर्टीजमेंट में, मीडिया विजिबिलिटी में, मैसेज कंटेंट में, हर एक चीज में अपना इंटरप्शन करेगी, इंटरप्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या मार्केटिंग करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या कह सकती है कि इस टाइप का एडवर्टीजमेंट हमारी कंट्री में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, इस टाइप के मीडिया को नहीं यूज किया जाएगा, इस टाइप का मैसेज आप नहीं दिखा सकते। तो ऐसे तमाम तरीके हैं जिनकी वजह से वो एक तरह से हर्डल क्रिएट कर सकती हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अगर कोई भी बिजनेस फर्म जब इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेती है या फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहती है, मार्केट रिसर्च करना चाहती है, तो ये सब हर्डल्स उसके सामने कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। अब कई जगह ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही प्राइसिंग पॉलिसी को भी डिसाइड कर रही हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टी प्राइसेस डिसाइड कर रही है तो ये एक हर्डल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है बिजनेस फर्म को जो हिसाब से कॉस्ट लगी है वो उस हिसाब से प्राइसिंग रखना चाह रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है वैसा प्राइस ही ना रखें, तो बिजनेस फर्म को कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस हो सकता है ना, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को ही नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर बिजनेस फर्म, कोई भी कंपनी अगर डिसाइड करती है कि उसको पर्टिकुलर कंट्री में एंट्री लेनी है, पर्टिकुलर कंट्री के मार्केट में एंट्री लेनी है, तो उसको हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना जरूरी होगा, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी समझना जरूरी होगा, ठीक। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब जब हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में वेरिएशन है, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स में वेरिएशन है, तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में भी ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन होंगे, क्योंकि हर जगह का अलग कल्चर है ना, हर जगह की सोसाइटीज अलग है, कंज्यूमर बिहेवियर अलग है, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न अलग है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है। तो जब सब चीजें अलग हैं तो मार्केटिंग की रिसर्च या मार्केट रिसर्च भी अलग तरह से ही की जाएगी, ठीक। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सोसाइटी का रिस्पांस प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट हो सकता है ना। किसी कंट्री में पर्टिकुलर प्रोडक्ट इजीली सेल हो सकता है, लेकिन वही प्रोडक्ट किसी और कंट्री में अगर हम सेल करें तो वो वहां पे इजीली सेल नहीं हो सकता है, राइट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें बियर और वाइन का, तो बियर और वाइन हर जगह हर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर किसी जगह इस प्रोडक्ट को इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वहां पे वो एक तरह से वो ट्रेंड में आ जाता है, वहां पे लोग इजीली इसे कंज्यूम भी करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, उनको लगता है कि वो उनकी सोसाइटी को कहीं ना कहीं खराब कर देगा, है ना। तो आप देखिए वही एक प्रोडक्ट किसी कंट्री में इजीली सेल भी हो जा रहा है, वहां पे ट्रेंड में भी है, लेकिन किसी कंट्री में वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पा रहा है ना। तो ये वेरिएशन होता है हमारे इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक। तो इसको भी एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस फर्म है, उसका इसी चीज का बिजनेस है और वो किसी ऐसी कंट्री में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाह रही है या ऐसे कंट्री में कंज्यूमर्स को पिच करने की कोशिश कर रही है, तो क्या वहां पे ये प्रोडक्ट कभी भी सेल हो पाएगा? कभी नहीं सेल हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपरली इसीलिए मार्केट रिसर्च करने की जरूरत होती है कि लोगों का क्या कंजम्पशन पैटर्न है, सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करती है और क्या एक्सेप्ट नहीं करती है, इसको भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें सिगरेट्स का, तो सिगरेट्स इजीली ट्रेंड में आ सकती हैं उन कंट्रीज में जहाँ पे लोग फ्रीक्वेंटली सिगरेट्स यूज करते हैं। अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो वहाँ पे लोग फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी कंट्रीज बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं इस्लामिक कंट्रीज की बात करूँ तो वहां पे अगर आप इस चीज को देखेंगे तो वो इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं होगा, वहां पे लोग आपको एक मैं कहूँ तो हॉस्टाइल रिएक्शन देंगे, है ना। तो हर प्रोडक्ट की डिमांड हर जगह नहीं होती है, इस चीज को मार्केटर को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक। देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, सोसाइटी के रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक। अब ये सोसाइटी का रिस्पांस कंट्री टू वैरी करता ही करता है, साथ ही साथ ये इंट्रा कंट्री भी वैरी करता है। इंट्रा कंट्री वैरी करने क्या मतलब हुआ, कंट्री के अंदर भी वैरी करता है, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक अगर आप ट्रेंड देखेंगे या रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको नॉर्दर्न एरिया में या नॉर्दर्न रीजन में ज्यादा दिखेगा इन कंपैरिजन टू सदर्न इंडिया में, ठीक है।
तो आप ये वेरिएशन कहाँ देख पा रहे हैं, इंट्रा कंट्री में देख पा रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर ही इतने ज्यादा वेरिएशंस हैं, है ना। तो जो हमारा मार्केटर है उसको इंट्रा कंट्री के वेरिएशंस को भी प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। अब अगर मैं वही बात करूं कि अगर लिपस्टिक हम साउथ इंडिया में सेल करने जाएं तो उसकी डिमांड जब इतनी ज्यादा नहीं है, तो अगर कोई मार्केटर सोचे कि वहाँ के कंज्यूमर्स को वो पिच करे और कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट परचेज करने, तो जरूरी नहीं है, वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पे ट्रेंड है। इवन यहाँ पे तो आप डिफरेंट स्टाइल्स की ले आए, डिफरेंट कलर्स की ले आए, तो लोग परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस टाइप का प्रोडक्ट सेल हो सकता है, तो इसीलिए मार्केट रिसर्च करी जाती है ताकि हम हर एक कंज्यूमर की डिमांड को समझ सकें, ठीक। कि यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, एनी मीनिंगफुल इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम needs to take into account not only the difference which are found across the countries but also the difference that are found intra-country, ठीक है। In the case of countries like India, intra-country differences make international marketing research वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई भी बिजनेस फर्म इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, तो उसे काफी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कंट्री में ही सिमिलैरिटी नहीं है ना। कंट्री में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न ही अलग है। नॉर्दर्न का अलग है, साउदर्न का अलग है, ईस्टर्न का अलग है, वेस्टर्न का अलग है, राइट। अब अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कॉफी का एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, तो कॉफी का ट्रेंड किधर ज्यादा है, सदर्न एरिया में ज्यादा है। नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो हम तो भाई चाय प्रेमी हैं है ना। चाय किस टाइम भी मिल जाए, सुबह मिल जाए, दोपहर मिल जाए, शाम को मिल जाए, रात में मिल जाए, रात में उठा के मिल जाए, है ना। कुछ लोग को इतना ज्यादा एडिक्शन होता है टी का कि आप अगर वो सो रहे हैं आप उनको उठा दे, पूछ भर लें कि आपको चाय पीनी है, तो दे नेवर से नो, है ना, कभी भी मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंजम्पशन पैटर्न में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर ऐसी कोई फर्म है जो कॉफी का प्रोडक्शन करती है, वो आके नॉर्थ इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करे, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा, लेकिन उस तरह से नहीं सेल होगा जिस तरह अगर आप साउदर्न इंडिया में वो अप्रोच करती है, वहां पे प्रोडक्ट इजिली सेल होता है या वहां पे वो मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करता, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को कायदे से एनालाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि सब मुझसे कहेंगे मैं आपने वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी ताकि बोरिंग ना हो वीडियो, ठीक है। और कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी इसको कवर भी कर लिया जाए, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं और मैं भी कुछ जितना हो पा रहा है आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। बस थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर भी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।